दोस्तों, जब कहानी बनाने के लिए कहानी की खोज की जाती है और कहानी पे जब स्टडी की जाती है तो लगभग अगर कोई 20 कहानियों पे रिसर्च की जाए तो उसमें आजकल लगभग 15 टू 17 ऐसी कहानियाँ होती हैं जिनमें अवैध संबंध पाए जाते हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसे अवैध संबंधों को डेली बेसिस पे कवर करने का मन बिल्कुल नहीं करता। लेकिन क्या करें कि आजकल जितने भी क्राइम होते हैं उन सारे क्राइम के पीछे अगर ज़्यादातर कोई वजह निकल के आती है तो वो अवैध संबंध होते हैं। और इन्हीं अवैध संबंधों की वजह से ज़्यादातर जो क्राइम है वो होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और दोस्तों, आज की जो कहानी मैं आप लोग को सुनाऊंगा, ये कहानी एक ऐसे कातिल की कहानी है कि जो उसने इस पूरे कत्ल की जो स्क्रिप्ट लिखी, वो स्क्रिप्ट इतनी ज़्यादा कमज़ोर थी कि कुछ ही समय के अंदर इस पूरे कत्ल का खुलासा हो गया। और ये कत्ल एक ऐसा कत्ल था कि जब ये कत्ल हुआ तो उस समय न कि उस इलाके में जिस इलाके में कत्ल हुआ बल्कि पूरे देश में इस कत्ल की गूंज दिखाई पड़ी। और दोस्तों, आज की कहानी की परत दर परत, पॉइंट टू पॉइंट हर टॉपिक में आप लोग को बहुत विस्तार से समझाऊंगा। बस आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो दोस्तों, रात के 10 बज चुके हैं। मैं हूं आप सभी का अपना शावेज़ मलिक और हाजिर हूं मैं आप लोग के सामने एक और क्राइम की कहानी को लेके, एक और क्राइम की घटना को लेके। तो चलते हैं दोस्तों, सीधा कहानी का रुख करते हैं। दरअसल दोस्तों, आज की जो कहानी मैं आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी है बिहार की राजधानी पटना की। और दोस्तों, इसी पटना के अंतर्गत एक इलाका आता है जिसको फुलवारी शरीफ के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों, इसी फुलवारी शरीफ के अंदर एक लड़की जिसका नाम शहनाज जो कि फुलवारी शरीफ में ही पढ़ती है, लिखती है, बड़ी होती है। और जैसे ही ये बड़ी होती है तो यहीं पर इसकी जो शादी है वो शरफुद्दीन नाम के एक व्यक्ति के साथ में कर दी जाती है। शरफुद्दीन जो कि सऊदी अरब में रहकर नौकरी करता है। और जब इनकी शादी होती है, कुछ समय गुजरता है। जैसे ही कुछ समय गुजरता है तो धीरे धीरे समय के साथ साथ इनको 2 बच्चे भी हो जाते हैं, 2 बेटे होते हैं। और इनकी जो ज़िंदगी थी वो सामान्य चल रही थी। लेकिन पिछले कुछ समय पहले शरफुद्दीन जो था वो आखिरकार सऊदी अरब की नौकरी छोड़कर इंडिया वापस आ जाता है। अब दोस्तों, शरफुद्दीन सऊदी की नौकरी छोड़कर इंडिया में इसलिए आया था ताकि वो अपनी फैमिली के साथ में कुछ समय गुजार सके, क्योंकि आजकल ज़िंदगी का वैसे भी कोई भरोसा नहीं है कि इंसान की जो ज़िंदगी है ये तो मानो कि कभी कोई बीमारी आ जाती है, कभी कुछ बीमारी आ जाती है। इंसान कब चला जाए किसी का कुछ नहीं पता। इसलिए शरफुद्दीन सोचता है कि कम उम्र की ज़िंदगी है तो क्यों ना अपनी फैमिली में गुजारी जाए। इसलिए ये इंडिया आकर नोएडा में एक नौकरी पकड़ लेता है। जब ये नोएडा में नौकरी पकड़ता है तो कुछ समय के बाद में ये अपनी पत्नी और अपने दोनों बच्चों को भी अपने पास बुला लेता है। अब ये किराए का मकान वहाँ पर ले लेता है। उसके बाद में इसकी जो बीवी, जो बच्चे थे, ये वहीं पर रहने लगते हैं। और आखिरकार दोस्तों, लगभग 2 साल का समय गुजर जाता है। और 2 साल के बाद लगभग तारीख थी 3 मई। 3 मई को ये अपनी पत्नी, अपने बच्चों के साथ पटना यानी जो फुलवारी शरीफ था वहाँ पर ईद मनाने के लिए आता है। और उसके बाद में ये लोग फ़्लाइट से पटना आते हैं। और पटना आने के बाद में ये लोग अपने घर पे पहुँचते हैं। अब दोस्तों, 3 मई को ईद थी, इससे परिवार पहले ही, ईद से पहले ही अपने गांव पहुंच जाता है फुलवारी शरीफ। और वहां पर 1 मई को शरफुद्दीन अपने एक बेटे को लेकर कुछ खरीदारी करने के लिए भी जाते हैं। उसके बाद में ये वापस आते हैं। और 2 मई वाले दिन शरफुद्दीन का बड़ा बेटा देखता क्या है, ड्राइंग रूम के अंदर उसके जो पिता हैं ये अजीब सी स्थिति में पड़े हुए। जब पिता को स्थिति में पड़ा हुआ बेटा देखता है तो बेटा दौड़ा दौड़ा पिता के पास पहुंचता है। अब जैसे ही ये वहां पहुंचता है तो इसकी तो चीख निकल जाती है। दरअसल जो इसका पता शरफुद्दीन था उसकी मौत हो चुकी थी और उसकी जो डेड बॉडी थी ये खून से लथपथ पड़ी हुई थी। और उसकी डेड बॉडी के पास में ही एक प्रेशर कुकर पड़ा हुआ था। ईद से 1 दिन पहले की ये बात थी। जब ये खबर पूरे घर में फैलती है तो पूरे घर में एकदम से मातम पसर जाता है। कहाँ ईद, कहाँ खुशियाँ। धीरे धीरे ये जो खबर थी ये पूरे इलाके में फैल जाती है और हर तरफ मातम सा छा जाता है कि शरफुद्दीन एक भला आदमी, न किसी से लड़ाई, न किसी से झगड़ा, पिछला कुछ समय से ये विदेश में रहता था, अब आकर नोएडा में नौकरी करता था, न किसी से दुश्मनी। जब इस तरीके की बातें होती हैं तो ये बातें जो है ज़्यादातर जब फैलती हैं तो हर कोई हैरान था। और इसी बीच में कोई पुलिस को फ़ोन करता है। पुलिस भी मौके पर पहुँचती है। और मौके पर पहुँचने के बाद में पुलिस देखती क्या है कि जो शरफुद्दीन है इसकी डेड बॉडी वहीं पर पड़ी हुई है ड्राइंग रूम के अंदर। और उसकी डेड बॉडी के पास में एक प्रेशर कुकर भी पड़ा हुआ है। जब इस तरीके की हालत देखती है तो पुलिस सबसे पहले डेड बॉडी को अपनी कस्टडी में लेती है। उसके बाद पुलिस इस केस के अंदर अपनी पूछताछ शुरू करती है। अब दोस्तों, जब इस पूरे मामले में पुलिस पूछताछ करती है तो सबसे पहले जो शरफुद्दीन थे उनके परिजनों से पूछताछ की जाती है। किसी पे शक या कोई ऐसा कि जिसके साथ में शरफुद्दीन का कोई झगड़ा हो, कोई दुश्मनी।
इस तरीके की जब चीज़ें पता की जाती हैं तो परिवार वाले सारी चीज़ों से इनकार कर देते हैं, कहते हैं भला आदमी था, किसी से ना कोई लड़ाई ना कोई झगड़ा, पहले विदेश में रहता था सऊदी अरब में, लेकिन अब पिछले कुछ समय से ये नोएडा के अंदर रहकर नौकरी कर रहा है। अब उसके बाद में पुलिस जो पूछताछ करती है वो शरफुद्दीन की पत्नी शहनाज से करती है, और शहनाज से जब पूछा जाता है तो शहनाज जो है वो दहाड़े मार मार कर रोने लगती है। दरअसल शहनाज पुलिस को बताती है कि साहब कल ये अपने बेटे को लेकर शॉपिंग करने भी गए थे, वहाँ से कुछ ख़रीदारी करके लौट के आए, और उसके बाद में सब लोग खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद में सो जाते हैं। लेकिन अचानक रात को करीब 3 बजे के आसपास मुझे कुछ खटपट की आवाज़ सुनाई दी। अब जैसे ही मुझे ये आवाज़ सुनाई दी मैं उस आवाज़ की तरफ भागी। जब मैं उस आवाज़ की तरफ गई तो मैंने देखा क्या कि जो मेरे पति हैं शरफुद्दीन, उनके ऊपर 2 व्यक्ति झपट रहे हैं। अब जब वो उनके ऊपर झपट रहे हैं, इधर दूसरी तरफ मैं कुछ बोल पाती कि इसी बीच में एक व्यक्ति ने मेरे नाक पर, मेरे मुंह पर एक रुमाल जैसा रखा। उसके बाद मैं बेहोश हो गई, और उसके बाद मुझे नहीं पता कि क्या हुआ। जब मैं सुबह उठी मुझे होश आया तो मैंने देखा क्या कि मेरे पति की हत्या हो चुकी है। अब दोस्तों पुलिस जब इस तरीके के बयान शहनाज के सुनती है तो कहीं ना कहीं शुरुआती क्षणों में पुलिस को ऐसा लगता है कि ये जो पूरा मामला है दरअसल ये मामला लूटपाट का है। अब दोस्तों पुलिस को लगता तो है कि ये जो पूरा केस है ये लूटपाट का है, लेकिन उसके बाद में पुलिस जब कुछ और चीज़ें देखती है तो पुलिस को ये पता चलता है कि घर में कुछ ऐसी बड़ी लूटपाट भी नहीं हुई है। एक चैन के अलावा कुछ और चीज़ ऐसी दिखाई नहीं पड़ रही है जो लूटपाट की गई। उसके बाद में पुलिस ये देखती है कि इस घर में आखिर अंदर आने का या फिर बाहर जाने के कितने रास्ते हैं, कहाँ कहाँ से कोई व्यक्ति अंदर आ सकता है। तो पुलिस जब पूरी छानबीन करती है तो पता चलता है कि इस घर के अंदर एक ही एग्ज़िट डोर है और एक ही एंट्री डोर है, यानी एक ही डोर है जो कि काफ़ी ज़्यादा मजबूत है और किसी भी तरीके की फोर्सफुली एंट्री उस गेट से दिखाई नहीं पड़ती है। जब इस तरीके की चीज़ें पुलिस को दिखाई पड़ती हैं तो कहीं ना कहीं पुलिस का माथा ठनकता है कि यार गेट से तो कोई ऐसी फोर्सफुल एंट्री दिखाई नहीं पड़ रही है, फिर आखिर कौन ऐसे करके अचानक से घर में आ सकता है, जबकि पूरा घर जो है काफ़ी ज़्यादा बंदिश का है। उसके बाद में पुलिस फिर से शहनाज से पूछताछ करती है। शहनाज से पूछती है कि ये जो गेट है आखिर इस पर कोई फोर्सफुल एंट्री नहीं है, कोई तोड़फोड़ के निशान नहीं है, तो कैसे कोई अंदर आ सकता है। तो शहनाज बताती है कि साहब मुझे ऐसा लगता है कि कल रात मैं जल्दबाजी में गेट बंद करना ही भूल गई थी। जब इस तरीके की बातें शहनाज कहती है तो कहीं ना कहीं पुलिस का जो माथा था वो ठनक चुका था। इसलिए पुलिस अब शहनाज का जो मोबाइल है वो अपनी गिरफ्त में लेती है, क्योंकि कहीं ना कहीं पुलिस को अब शहनाज के ऊपर शक हो चुका था। अब दोस्तों शहनाज पुलिस को अपना आईफोन दे चुकी थी। आईफोन जब शहनाज पुलिस को देती है, पुलिस जो है शहनाज का आईफोन लेने के बाद में उसकी पूरी कॉल डिटेल निकालती है, उसके सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स जितने भी होते हैं, व्हाट्सएप चैट वगैरह सारी छानबीन की जाती है, लेकिन पुलिस को यहाँ से भी कोई सबूत नहीं मिलता है। लेकिन पुलिस के जहन में एक चीज़ तो क्लियर थी कि इस घर का ही कोई व्यक्ति कातिल है। इसलिए पुलिस ये पता लगाने की कोशिश करती है कि आखिर जो शरफुद्दीन था, जो पहले सऊदी अरब में रहकर नौकरी करता था, आखिर वो अचानक से उसने ये फैसला क्यों लिया कि वो नोएडा आके नौकरी करेगा, जबकि उसकी सऊदी अरब में भी एक अच्छी नौकरी थी। अब पुलिस जो है ऑलरेडी अपने सारे मुखबर चारों तरफ एक्टिव कर चुकी थी, और उसके बाद में पुलिस को एक कहानी दिखाई पड़ती है, और वो कहानी एक ऐसी कहानी निकल के आती है कि यकीनन जो कि इस केस को एक नया रुख दे देती है, एक नया मोड़ दे देती है। दरअसल ये जो कहानी थी, ये कहानी शहनाज के बचपन की थी। दरअसल ये जो शहनाज थी, जब ये कक्षा 5 में पढ़ा करती थी तब उसी समय इसकी दोस्ती होती है कमाल नाम के व्यक्ति से। मात्र कक्षा 5 में उस समय पढ़ती थी और इसकी उम्र थी मात्र 13 से 14 साल। जब कमाल नाम के व्यक्ति से इसकी दोस्ती होती है और दोस्ती जो है वो प्यार में बदल जाती है। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे और इनका जो प्यार था ये इस कदर स्कूल में वायरल होता है कि हर किसी को इनके प्यार के बारे में पता चल जाता है। इनके प्यार के जो किस्से थे ये उस समय आम होने लगते हैं। जब ये बात स्कूल की प्रिंसिपल तक पहुंचती है तो वो प्रिंसिपल इन दोनों के, जो शहनाज थी और जो कमाल था, इन दोनों के माता पिता को भी बुलाता है और इन लोगों को वार्निंग दी जाती है कि अगर इस चीज़ से बाज नहीं आए तो उनके लिए अच्छा नहीं होगा। अब दोस्तों उस समय वार्निंग देकर छोड़ तो दिया जाता है, लेकिन जो शहनाज और कमाल थे ये बाज नहीं आते हैं और इनका जो प्रेम प्रसंग था ये इसी तरीके से चलता रहता है। लेकिन उसके बाद में जब ये बात फिर से प्रिंसिपल तक पहुंचती है तो आखिरकार इन दोनों को स्कूल से ही बाहर निकाल दिया जाता है। अब दोस्तों जब इन लोगों को स्कूल से निकाला गया तो जो शहनाज थी इसने दूसरे स्कूल में एडमिशन ले लिया, लेकिन वो जो कमाल था उसने अपना कामकाज करना शुरू कर दिया। अब दोस्तों धीरे धीरे जो था वक्त ये गुजरने लगता है और जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था शहनाज भी बड़ी हो रही थी, कमाल भी बड़ा हो रहा था। इन दोनों के बीच में जो बातचीत थी ये तो जारी थी, दोनों एक दूसरे से शादी भी करना चाहते थे, लेकिन इन दोनों की शादी के बीच में जो सबसे बड़ी अड़चन थी वो थी इनकी फाइनेंशियल कंडीशन। दरअसल जो शहनाज थी
ये एक अमीर घर से ताल्लुक़ रखती थी, वहीं जो कमाल था ये बेरोज़गार था, इसके पास में कोई काम नहीं था, यानी गरीब घर से था, इसलिए इनकी शादी के बीच में बड़ी अड़चन थी। अब जैसे जैसे शहनाज बड़ी होती है तो उसके परिवार वाले आखिरकार शहनाज के लिए लड़का ढूंढना शुरू कर देते हैं, और आखिरकार उनकी लड़का ढूंढने की जो तलाश थी ये शरफुद्दीन पे जाकर ख़त्म होती है। शरफुद्दीन जो कि अच्छा खासा पढ़ा लिखा, सऊदी अरब में एक अच्छी नौकरी करता है, और आखिरकार उसका जो रिश्ता है वो शहनाज के साथ में तय कर दिया जाता है। अब दोस्तों, जब शहनाज की शादी शरफुद्दीन के साथ में कर दी जाती है तो शादी करने के बाद में जो शरफुद्दीन था ये अपनी नौकरी पे वापस सऊदी अरब चला जाता है और वहाँ पर रहकर मेहनत करता है, पैसे कमाता है। इधर जो शहनाज थी ये यहीं इंडिया रह जाती है। उसके बाद में समय के बाद में आना जाना तो होता ही है शरफुद्दीन का। उसके बाद में इन दोनों के 2 बेटे भी हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, इसी बीच में जो शहनाज थी ये परिवार से अलग रहने लगी थी। एक अलग इसने घर ले लिया था और उसी घर में ये आज़ाद रह रही थी। लेकिन इसका जो पहले वाला जो प्रेमी था कमाल, उसके साथ में इसका जो रिलेशन था ये वैसा का वैसा ही था जैसे पहले था। लगातार इन दोनों के बीच में बातचीत होती। अब पति जो था वो विदेश में था, इसलिए शहनाज पूरी तरीके से आज़ाद थी, स्वतंत्र थी, कहीं भी आ जा सकती थी। अब घर में भी नहीं रहती थी फैमिली के साथ में, इसलिए इसे कोई रोक टोक भी नहीं थी। इसलिए ये लगातार अपने प्रेमी के साथ में मिलती बैठती, एक दूसरे के साथ में ये लोग शारीरिक संबंध बनाते। इसी तरीके से जो ज़िंदगी थी ये चल रही थी। जो शरफुद्दीन था लगातार मेहनत कर रहा था अपने बच्चों के लिए, अपनी बीबी के लिए, लेकिन उसको ये बिल्कुल नहीं पता था कि उसकी पीठ पीछे आके उसकी पत्नी कर क्या रही है। और इधर जो शहनाज और कमाल थे ये अपनी फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे थे। दोस्तों, कमाल जिसकी शादी नहीं हुई थी और वो अक्सर शहनाज के घर आता भी था। हद तो यहाँ तक हो गई थी कि शहनाज का जो छोटा वाला बेटा था ये कमाल को अब्बू कहकर बुलाने लगा था। अब जब धीरे धीरे बच्चे बड़े होते हैं तो जैसे ही इनका बड़ा वाला बेटा जब कमाल को और अपनी माँ को कभी इस तरीके की स्थिति में देखता तो उसने कई बार अपने पिता को कमाल और उसकी माँ शहनाज के बारे में बताया भी था। और जब बेटे ने शरफुद्दीन को उसकी माँ शहनाज और उसके प्रेमी कमाल के बारे में आगाह किया पिता को, तो शरफुद्दीन को इस बात से बहुत ज़्यादा टेंशन भी हुई और इस बात को लेकर शरफुद्दीन और उसकी पत्नी शहनाज के बीच में कई बार झगड़ा भी हुआ। उसने अपनी पत्नी को बहुत ज़्यादा समझाने की भी कोशिश की कि घर परिवार है, बच्चे हैं, ना बिगड़े। लेकिन जो शहनाज थी उसके ऊपर इश्क का कुछ ऐसा भूत सवार था कि वो पीछे हटने को तैयार नहीं थी। अब दोस्तों, इन्हीं सारी चीज़ों से परेशान होकर आखिरकार शरफुद्दीन ये फैसला करता है कि वो सऊदी अरब की नौकरी छोड़ देगा और वो इंडिया में कोई काम कर लेगा, अपने बीवी बच्चों के साथ रहेगा, जिससे वो अपनी पत्नी पे भी नज़र रख सकेगा। और इसी के तहत ये सऊदी अरब की नौकरी छोड़कर नोएडा में एक नौकरी कर लेता है। और नोएडा में जब नौकरी करता है तो ये अपनी पत्नी, अपने बच्चों को अपने साथ नोएडा ले जाता है। अब इसी बीच में दोस्तों, ये अपनी पत्नी अपने बच्चों के साथ रहने तो लगा था, लेकिन शरफुद्दीन ने शहनाज की पटना जाने पर पूरी तरीके से रोक लगा दी थी, यानी शहनाज अब पटना नहीं जा सकती थी। अब शहनाज अपने पति शरफुद्दीन और 2 बच्चों के साथ नोएडा में रह रही थी और धीरे धीरे जो वक्त था ये गुजरता जाता है। लगभग 2 साल का वक्त गुजर जाता है। और दोस्तों, जब नोएडा में रहते रहते इनको 2 साल का वक्त गुजर जाता है तो शरफुद्दीन भी एक तरीके से ये सोचने लगता है कि उसकी जो पत्नी है आखिरकार ये कमाल से अब दूर आ गई, इसलिए इसकी जो टेंशन थी ये भी ख़त्म होने लगती है। पहले तो ये पटना नहीं जाता था, लेकिन इस बार इसने फैसला किया जो 3 मई को ईद आ रही है, ये अपने शहर पटना की जो फुलवारी शरीफ है जहाँ पे उसने घर बना रखा है वहीं पर जाकर ईद करेगा। और दोस्तों, शरफुद्दीन ने अपनी पत्नी को खुश होकर एक आईफोन भी गिफ्ट किया था और बीच बीच में वो उस आईफोन को चेक भी करता कि कहीं उसकी पत्नी किसी से बात तो नहीं करती है। लेकिन इस फ़ोन के अंदर भी उसे कुछ नहीं मिलता था, इसलिए ये बहुत ज़्यादा खुश भी था कि उसकी पत्नी का आखिरकार कमाल नाम के व्यक्ति से पीछा छूटा। लेकिन दोस्तों, शरफुद्दीन को ये नहीं पता था कि उसकी जो पत्नी है ये बीच बीच में अपने आशिक कमाल से बात करती है। दरअसल शरफुद्दीन की पत्नी शहनाज के पास में एक और मोबाइल था जो कि छुपा हुआ था उसके पति से, और जो सिम कार्ड था ये कमाल ने ही उसको दिला के दिया था। और ये पूरा का पूरा जो मोबाइल था ये अपने पति की नज़रों में नहीं था, यानी पति जब ड्यूटी जाता ये उस मोबाइल को निकालती और अपने आशिक कमाल से बात करती। अब दोस्तों, जो शरफुद्दीन था ये इसलिए खुश था कि उसकी पत्नी अब अपने पुराने आशिक कमाल से बात नहीं करती है, लेकिन उसको अपनी पत्नी के छुपे हुए मोबाइल के बारे में पता ही नहीं था। इसलिए ये ईद मनाने का फ़ैसला करता है पटना के फुलवारी शरीफ में, और 3 तारीख को ईद थी, इसीलिए ये लोग 1 मई को ही वहाँ पहुँच जाते हैं। अब जैसे ही ये लोग 1 मई को उस घर में पहुँचते हैं और ये शरफुद्दीन अपने बेटे को शॉपिंग कराने के लिए, कुछ कपड़े खरीदाने के लिए लेके जाता है, उसी समय जो शहनाज थी ये अपने प्रेमी कमाल को अपने छुपे हुए फ़ोन से फ़ोन करती है और उसे घर पे बुलाकर एक कमरे के अंदर छुपा देती है। अब जैसा ही शरफुद्दीन लौट के आता है, कमाल तो घर में छुपा हुआ था, शरफुद्दीन को इस बारे में बिल्कुल भी खबर नहीं थी
और उसके बाद में ये लोग खाना खाते हैं। लेकिन जैसे ही सोने का टाइम आता है, ये शहनाज जो थी ये किसी न किसी बात को लेकर शरफुद्दीन के साथ में झगड़ा शुरू कर देती है, क्योंकि ये भी उसके प्लान का एक हिस्सा था। और उसके बाद में जब ये लोग झगड़ा शुरू करते हैं तो शरफुद्दीन जो है वो भी झगड़ता है और पत्नी शहनाज भी झगड़ती है किसी बात को लेकर। उसके बाद में शहनाज जो है वो शरफुद्दीन से कहती है कि मैं अकेले सोना चाहती हूँ, तुम मेरे साथ सो नहीं सकते। उसके बाद में शरफुद्दीन भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था, ये भी बाहर ड्राइंग रूम में सो जाता है। और लगभग 3 बजे के आसपास जो शहनाज थी अपने प्रेमी कमाल को बाहर निकालती है और प्रेशर कुकर उसको देती है। उसके बाद में वो जो कमाल था उस प्रेशर कुकर से जो शरफुद्दीन ड्राइंग रूम में लेटा हुआ था उसके सर पर जब तक वार करता है कि जब तक उसकी मौत नहीं हो जाती। दोस्तों, प्रेशर कुकर जो कि बहुत ज़्यादा भारी था, वज़नी था, लगातार प्रहार करने की वजह से जो शरफुद्दीन था उसके सर से बहुत सारा खून बह जाने की वजह से आखिरकार उसकी मौत हो जाती है। और इस पूरी वारदात को चोरी दिखाने के लिए जो शहनाज थी अपने गले की चैन अपने प्रेमी कमाल को दे देती है और कमाल वहाँ से फ़रार हो जाता है। वाकई दोस्तों, जब पुलिस की पूरी इन्वेस्टिगेशन में ये चीज़ें सामने आती हैं तो कहीं ना कहीं पुलिस भी ये सोचने लग जाती है कि जो पत्नी है इसने कत्ल किया और कत्ल की इतनी घटिया स्क्रिप्ट भी रची। बहरहाल दोस्तों, पुलिस इन दोनों को गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद में इन लोगों को जेल भेजा जाता है। लेकिन मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि इस पत्नी ने अपना जीता जागता परिवार, अपने 2 बच्चों की ज़िंदगी और अपने पति की ज़िंदगी, इसने हमेशा हमेशा के लिए पति की ज़िंदगी तो छीन ली, लेकिन अपने दोनों बच्चों की ज़िंदगी भी ख़राब कर दी। और आने वाली जो ज़िंदगी है ये शहनाज और इसका जो प्रेमी कमाल है ये अब जेल में गुजारेंगे। और दोस्तों, ये सब कुछ हुआ तो सिर्फ हबस के लिए। और शहनाज को अगर चाहिए था, उसका पुराना प्रेमी था, तो या तो ये उससे ही शादी कर लेती अपने परिवार में, या तो बात कहती, उठाती, रिलेशन में रिश्तेदारों से कहती कि उसे कमाल से ही शादी करनी है। लेकिन अगर कमाल से शादी नहीं हुई थी तो ऐसा होता है कि हमारे जीवन में कि ज़्यादातर जो प्रेम कहानियाँ होती हैं ये सक्सेसफुल नहीं हो पाती हैं। और उसके बाद में किसी दूसरे व्यक्ति से हमारी शादी होती है, तो शादी करने के बाद में जो ज़िंदगी है इसको एक बेहतरीन तरीके से जीने चाहिए और पहले वाली जो ज़िंदगी है उसे एक गलती समझ के भूल जानी चाहिए। आप लोग इस पूरी घटना को किस तरीके से देखते हैं, अपनी राय नीचे कमेंट्स बॉक्स में दीजिएगा। और दोस्तों, अब वक्त होता है आप लोग के कमेंट्स पढ़ने का। दोस्तों, हमारे वीडियोस में जो कल के दिन कमेंट्स आए हैं, इसमें पहला कमेंट है विजू सिंह का, और ये लिखते हैं आपकी आवाज़ बहुत पसंद है मुझे, मैं विजय सिंह राजपुरोहित। तो भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में सुबोध कुमार जी हैं, और जो कल मैंने कहा था कि कुछ लोग नेगेटिव कमेंट्स करते हैं उनके बारे में ये अपना व्यू लिखते हैं। तो भाई सुबोध कुमार जी, आपका मैं आपकी सपोर्ट के लिए, आपके प्यार के लिए दिल से, तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। उसके बाद में गो बिहार करके आईडी है और ये लिखते हैं, भाई साहब मेरा नाम गोविंद कुमार है, मैं बिहार गोपालगंज ज़िले से हूँ, लेकिन अभी सऊदी अरब में हूँ और पहले शमसर की कहानी सुनता था, अब आपकी कहानी सुनता हूँ। तो भाई गोविंद कुमार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप गोपालगंज ज़िले से हैं लेकिन अभी सऊदी अरब में रहते हैं और हमारी कहानी सुनते हैं। तो भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में प्रकाश राज हैं, ये लिखते हैं, बहुत सुंदर तरीके से आपने कहानी सुनाई है सर, डेली सुनता हूँ, लव यू सर। तो भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में अनुज गोदारा जी डेली कमेंट्स करते हैं, प्यारे कमेंट्स करते हैं, लिखते हैं, सर जी नमस्कार, आज की आपकी स्टोरी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। उसके बाद में नासिर पठान जी हैं जो एक हार्ट बनाते हैं हमारे लिए, भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में विमल कुमार जी हैं, लिखते हैं, योर रिपोर्टिंग वॉइस इज़ वेरी स्वीट। तो भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में सोनू धीमान करके आईडी है, लिखते हैं, लव यू ब्रदर, पंजाब पठानकोट से मैं आपकी कहानी सुनता हूँ, डेली कमेंट्स करते हैं, बहुत प्यारे व्यूवर्स हैं मेरे। तो आपका भाई बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में क्रेजी बाबू फूड, सर जी आपने बहुत मेहनत करके वीडियो बनाते हैं, सलाम है, मैं अमित कुमार सिंह। तो भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी। उसके बाद में हरदेव कुमार जी हैं और जो अपना प्यार जताते हैं, भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुनील कौल हैं, लिखते हैं कि वाई ओनली सेक्स रिलेटेड इंसिडेंट आल्सो कवर इंटरनेशनल एंड गैंगस्टर। तो भाई मैंने इंटरनेशनल स्टोरी भी कवर की है, मोसाद की स्टोरी कवर की है, आप उनको भी जाके सुन सकते हैं। उसके बाद में यूज़र YL89R करके आईडी है, लिखते हैं, सुजीत मंडल मेरा नाम है और सर जो स्टोरी है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में फैशन डिज़ाइनर करके आईडी है और ये लिखते हैं, नाइस स्टोरी भैया, हम बिहार से हैं। तो बहन आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप ये भी लिख दिया करें कि आपका नाम क्या है, तो मैं समझ जाया करूं कि आप भाई हैं कि बहन है। उसके बाद में विनय हैं और ये लिखते हैं, सर किसी को भी गाली या अन्य प्रकार के गलत शब्द बोलना बिल्कुल नहीं चाहिए। तो बिल्कुल भी ऐसा होना चाहिए कि इंसान को जो अपनी भाषा शैली है एटलीस्ट इसको अच्छा रखना चाहिए, क्योंकि किसी को गाली देने से हमें कुछ फ़ायदा नहीं पहुंचता है, बल्कि हमारी जो छवि है समाज के अंदर ख़राब होती है। ज्ञान सिंह जी लिखते हैं, मलिक साहब आप जल्द से जल्द ठीक हो जाएं, रब से दुआ करता हूं। तो ज्ञान सिंह जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में फैशन डिज़ाइनर हैं, ये लिखते हैं, भाई
आप मालती चौहान की स्टोरी सुनाइए। जी मैं कल इस पे कोशिश करूँगा, नहीं तो परसों वाले दिन सुनाता हूँ। उसके बाद में संगीता सिम करके आईडी है, लिखते हैं परवाह ना करो भाई, जो नेगेटिव सोचने वाले हैं ये विरासत में अपने अपने माँ बाप से इस तरीके से लिए हैं, बाकी आप अच्छा काम कर रहे हैं भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में यू बॉय गेशा है, हमारे बहुत प्यारे व्यूवर्स हैं, रेगुलर कमेंट्स करते हैं और ये भी गाली देने वालों को एक तरीके से यही कहते हैं कि ये गाली देना अच्छी बात नहीं है। उसके बाद में विकी कालिया जी है जो HP से हमारी कहानी देखते हैं, तो भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में सुनील त्यागी है, लिखते हैं अब आपकी तबीयत कैसी है भाई साहब। रेनू सुनील त्यागी सियाना बुलंदशहर से, दोनों पति पत्नी, ये हमारी कहानी देखते हैं। उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है हमारे प्यारे व्यूवर्स हैं संतोष कुमार जी, संतोष कुमार कनौजिया, लिखते हैं भैया जो लोग आपको गाली देते हैं या गलत कमेंट्स करते हैं तो आप बुरा मत मानो, शायद उनके परिवार में ऐसे लोग हैं। डोंट वेरी, संतोष कुमार कनौजिया फ्रॉम दुबई। तो भाई संतोष जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में भारतीय नागरिक करके आईडी है, लिखते हैं अगर हिंदी में कहें तो मैडम, इस तरीके से उन्होंने कमेंट्स किया है। तो भाई ये कुछ कमेंट्स थे जो कल के दिन हमारे व्यूवर्स ने हमारी कहानी पे किए थे, और आप लोग भी अगर आज के दिन कोई कमेंट्स करना चाहते हैं तो ज़रूर से ज़रूर लिखिएगा। किसी का बर्थडे विश करना चाहते हैं, किसी को किसी की सालगिरह की मुबारकबाद देना चाहते हैं तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं दोस्तों हम लोग कल के दिन किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, रिश्तों की अहमियत को समझें, देश का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।